कहानी के इस भाग को देखने से पहले कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कार में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। दोनों के मन में अलग अलग डर कायम था। शिवांश को मुग्धा की सेफ्टी का डर था, वहीं मुग्धा इस बात से डरी हुई थी कि कहीं शिवांश को उसके और ऋषि के रिश्ते के बारे में पता चल गया तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। मुग्धा अंदर ही अंदर बहुत घबरा रही थी। तभी कार शिवांश के फार्म हाउस पर रुकती है। मुग्धा बोली, हम यहाँ क्यों आए हैं? मुझे अपने घर जाना है। शिवांश बोला, वहाँ तुम सेफ नहीं हो, आज से तुम यहीं रहोगी। मुग्धा बोली, पर मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ और मैं अपने घर में सेफ क्यों नहीं हूँ? शिवांश बोला, अभी जितना कहा है उतना करो। शिवांश खुद कार से उतरता है और पीछे जाकर आरुष को अपनी गोद में लेता है और आगे बढ़ जाता है। मुग्धा भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। शिवांश अभी काफ़ी गुस्से में था, इसलिए मुग्धा उससे ज़्यादा बहस नहीं करती है। शिवांश एक रूम में जाकर आरुष को बेड पर लेटा देता है। मुग्धा उसके पास में बैठ जाती है और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती है। शिवांश बोला, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ। मुग्धा कुछ बोलती उससे पहले ही शिवांश वहाँ से जा चुका था। मुग्धा भी बाथरूम में फ्रेश होकर आती है। तब तक एक मेड स्नैक्स और जूस लेकर मुग्धा के पास आती है। अब धीरे धीरे आरुष को भी होश आने लगा था। मुग्धा आरुष के पास बैठ जाती है। वह मेड चुपचाप ट्रे रखकर हाथ बांधे खड़ी हो जाती है। मुग्धा बोली, आप जा सकती हैं, मुझे कुछ ज़रूरत होगी तो मैं आपको बुला लूँगी। वह मेड बोली, नहीं सॉरी, सर ने कहा है कि आपको 1 मिनट के लिए भी अकेला ना छोड़ें। आपको कुछ भी ज़रूरत हो तो आप मुझे कह सकती हैं। मुग्धा बोली, पर मुझे ज़रूरत नहीं है और होगी तो मैं बता दूँगी। वह मेड बोली, सॉरी मैम, ये मेरी ड्यूटी है। मुग्धा उससे कुछ और बहस नहीं करती है। आरुष भी उठ जाता है। आरुष बोला, मम्मा हम कहाँ हैं? मैं तो खेल रहा था अपने घर पर, फिर पता नहीं क्या हुआ। हम कहाँ हैं मम्मा? मुझे बहुत डर लग रहा है। आरुष इधर उधर देखते हुए बोलता है। मुग्धा उसे अपने गले से लगा लेती है और उसकी पीठ सहलाते हुए, डरने की कोई बात नहीं है मम्मा, है ना आपके पास में, कुछ नहीं होगा। हम वो शिवांश अंकल हैं ना, उनके घर पर हैं। आरुष खुश होते हुए, क्या सच्ची में मम्मा? हम उनके घर पर हैं, ये बहुत मज़ा आएगा। कहाँ है वो? मुझे उनसे मिलना है। मुग्धा उसे वापस से बैठाते हुए, पहले कुछ नाश्ता कर लो तो तुम्हें भूख लगी होगी ना, अंकल भी आ जाएंगे। मुग्धा मन में, अकड़ू इंसान हमें यहाँ लेकर आ गया, यह भी नहीं पता कि आरुष की दवाइयों का टाइम हो गया है, इसे टाइम से दवाई भी देनी है। जब देखो तब अपनी मन की करता है। मुग्धा मन में शिवांश को कोस ही रही थी कि रूम का दरवाज़ा खुलता है। सामने नलिनी को देखकर मुग्धा चौंक जाती है। तुम यहाँ पर? नलिनी अंदर आती है। उसके पीछे पीछे कुछ सर्वेंट आते हैं और वहाँ पर बैग्स रखकर चले जाते हैं। मुग्धा बोली, ये सब क्या है? नलिनी बोली, मुझे भी नहीं पता। दक्ष सर को शिवांश सर का फ़ोन आया था, फिर उन्होंने ही मुझसे ज़बरदस्ती यह सारा सामान पैक करवाया। ये ले, पहले आरुष को दवाई दे दे, इसकी दवाई का टाइम हो गया है। मुग्धा आरुष को दवाई देती है। मुग्धा सोचती है, ये आदमी मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, कब क्या करता है कब क्या नहीं। इन्होंने मेरा भी सामान पैक कर दिया है, सब कुछ यहाँ लेकर आ गए हैं। नलिनी बोली, क्या हुआ, क्या सोच रही है? मुग्धा बोली, ये क्या सोचते हैं कि हम इनके हिसाब से चलेंगे? मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहूँगी, मैं अभी जाती हूँ उनसे बात करने के लिए, तब तक तू आरुष का ध्यान रख। नलिनी बोली, ठीक है। मुग्धा बाहर आकर शिवांश को ढूंढती है, पर शिवांश कहीं नहीं दिखता है। वह वहाँ खड़े गार्ड से पूछती है तो उसे पता चलता है कि शिवांश और दक्ष यहाँ नहीं है। मुग्धा मन में, यही सही मौका है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुग्धा फटाफट अंदर आती है और नलिनी और आरुष और अपना सामान लेकर निकलने लगती है। तभी गार्ड्स मुग्धा के आगे खड़े हो जाते हैं। सॉरी मैम, आप यहाँ से नहीं जा सकती हैं, यह सर का ऑर्डर है। मुग्धा गुस्से से, तुम्हारे सर कौन होते हैं ऑर्डर देने वाले? हटो तुम सामने से, मुझे जाने दो। गार्ड सर झुकाए, सॉरी मैं, आप प्लीज़ अंदर चली जाइए, हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे। मुग्धा गुस्से से, यहाँ तुम्हारा राज है क्या? मुझे यहाँ नहीं रहना, मतलब नहीं रहना। गार्ड बोले, प्लीज़ मैम, आप समझने की कोशिश कीजिए, आप प्लीज़ अंदर चले जाइए, वरना शिवांश सर हम पर गुस्सा करेंगे। आप अंदर जाइए प्लीज़, शिवांश सर आ जाएं तो फिर आप उनसे बात कर लीजिएगा। मुग्धा अभी भी गार्ड से बहस करती है। नलिनी बोली, रहने दे मुग्धा, इनसे बहस करने का कोई मतलब नहीं है, यह सब उन्हीं का ही ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। चल अंदर चलते हैं, जब शिवांश सर आ जाएंगे तब उनसे बात कर लेना। मुग्धा चुपचाप अंदर चली जाती है। शिवांश अपने लैपटॉप पर मुग्धा को देख रहा था। उसको रूम में वापस आते देख उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। सिटी हॉस्पिटल बेंगलुरु। ऋषि आईसीयू बोर्ड के अंदर मशीनों से घिरा हुआ बेहोश पड़ा था। पूरे शरीर पर घाव थे जिन पर पट्टियां बंधी हुई थीं।
उसका एक हाथ और पैर पर भी फ्रैक्चर हो गया था जिस पर पट्टा चढ़ा हुआ था। डॉक्टर उसका अभी ट्रीटमेंट कर रहे थे। आईसीयू के बाहर ऋषि के दादाजी रघुनाथ जी और ऋषि के पिता विक्रम चक्कर काट रहे थे। साथ ही रघुनाथ जी विक्रम को घूर घूर कर देख रहे थे। विक्रम जी बोले, पिताजी आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने उसे नहीं कहा था ये सब करने के लिए। रघुनाथ जी बोले, पर वो जानता था कि तुम उसमें उसका साथ जरूर दोगे। मैंने कितनी बार समझाया है कि बेमतलब झगड़ा मत मोल लो, नुकसान दोनों तरफ का होता है। विक्रम जी बोले, पिताजी आप जब देखो तब उन लोगों की साइड लेते हो, जबकि आप जानते हो कि उन लोगों ने हमारे साथ कितना बुरा किया है। 7 साल मैंने जेल में सज़ा काटी है और अभी भी मैं पैरोल पर बाहर हूँ, वह भी सिर्फ उन लोगों के झूठे केस की वजह से। उन लोगों की गलतफहमी की वजह से हमारा बिजनेस, हमारा घर, सब कुछ तबाह हो गया। रघुनाथ जी बोले, मैं जानता हूँ कि उन लोगों की गलती की वजह से आज सब कुछ बर्बाद हो गया, पर तू जानता है कि वो मेरे लिए क्या मायने रखते हैं। हाँ, उनकी आंखों पर गुस्से की पट्टी चढ़ी हुई है और गुस्सा मैं भी हूँ, पर मैं उनको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। विक्रम जी बोले, चाहे वो हमें नुकसान पर नुकसान पहुँचाएं, वह आपको चलेगा। उनकी वजह से हमारा बिजनेस बंद होने के कगार पर है। उनका पोता हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा हुआ है और आज उसने मेरे बेटे की क्या हालत करी है। रघुनाथ जी बोले, इसमें गलती तुम्हारे बेटे की भी है। क्या ज़रूरत थी उसकी प्रेमिका को किडनैप करवाने की? विक्रम जी गुस्से से, आप अभी भी उसी का साइड ले रहे हैं। रघुनाथ जी बोले, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं बस उन लोगों से दूर रहने के लिए बोल रहा हूँ। विक्रम जी गुस्से से वहां से चले जाते हैं। रघुनाथ जी दरवाजे पर आकर कांच में से झांकते हुए अपने पोते को देखते हैं जिसके पूरे शरीर पर तार लगे हुए थे, पूरा मशीनों से घिरा हुआ था, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। उसे देखकर उनकी आंखें झिलमिला जाती हैं। आखिर कब तक यह दुश्मनी चलती रहेगी और कब तक ऐसे ही जिंदगियां जिंदगी और मौत के बीच में झूलती रहेंगी। दक्ष और शिवांश दोनों एक साथ कार में थे। दक्ष बोला, वैसे तो तूने मुग्धा और नलिनी को फार्म हाउस पर रख कर ठीक किया, वहाँ वो सेफ रहेंगी, पर तुझे लगता है कि वो तेरी बात मानेगी? शिवांश बोला, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दक्ष बोला, पर हमें पता करना होगा कि मुग्धा के बारे में उन लोगों को पता कैसे चला। शिवांश बोला, हाँ तू ठीक कह रहा है, हमें यह पता तो करना ही होगा। तू अपने आदमियों को काम पर लगा दे। मुझे सिंघानिया की एक एक खबर चाहिए, वो कब क्या करते हैं, सारी डिटेल मुझे चाहिए। दक्ष बोला, इन सब में मैं तुझे बताना भूल गया कि एक ज़रूरी मीटिंग के लिए तुझे लंदन जाना था, पर अभी सिचुएशन को देखकर मैं वह कैंसिल कर देता हूँ। शिवांश बोला, नहीं वो मीटिंग बहुत ज़रूरी है, उसे कैंसिल मत कर, मैं अभी उसके लिए निकलता हूँ। दक्ष बोला, पर इन हालातों में? शिवांश बोला, सब ठीक है, सब अंडर कंट्रोल है, तू यहीं रहेगा और पल पल की रिपोर्ट मुझे देगा, और हो सके तो प्लीज़ फार्म हाउस पर ही रुक जाना। दक्ष बोला, ठीक है, पर जाने से पहले एक बार मुग्धा से नहीं मिलेगा? शिवांश दक्ष को घूर कर देखता है। दक्ष बोला, क्या हुआ? मैं नहीं जानता कि तेरे दिल में उसके लिए क्या है। शिवांश बोला, मेरा जेट तैयार करने को बोल, मैं अभी निकल रहा हूँ। दक्ष मुस्कुराते हुए किसी को कॉल कर कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। ओबराय विला। शारदा जी गुस्से में पूरे रूम में इधर से उधर टहल रही थी और शिवांश के दादाजी उन्हें देख रहे थे। आलोक जी, अब बैठ भी जाइए, इतना घूमेंगी तो आपके पैरों में तकलीफ बढ़ जाएगी। शारदा जी गुस्से से, बढ़ जाए तो बढ़ जाए, किसे चिंता है इस बुढ़िया की? मर भी जाऊं तो भी किसी को कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। यहाँ जिसको जो करना है वो करते रहेंगे। आलोक जी बोले, अरे कैसी बातें कर रही हैं शारदा जी, और इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? शारदा जी बोली, अच्छा ऐसे भोले बन रहे हैं जैसे कुछ जानते नहीं हैं। देखा नहीं आज आपके पोते ने क्या किया? कितनी अच्छी सुंदर लड़की थी, पर एक झटके में मना कर दिया। क्या कमी थी? कितनी सुंदर और सच्ची बच्ची थी। आलोक जी बोले, अच्छी तो दिख रही थी, फिर भी मुझे तो अपने शिवांश के काबिल नहीं लगी। शारदा जी मुँह सिकोड़ते हुए, आपको क्या समझ है अच्छे बुरे की? आपको तो वह बच्चलन लड़की भी पसंद आ गई थी। आलोक जी थोड़ा सख्ती से, शारदा जी आपको मैंने पहले भी समझाया था कि किसी के बारे में अब शब्द नहीं बोलेंगी, और हमें उसकी मजबूरी का नहीं पता है। शारदा जी अब कुछ नहीं बोलती हैं, पर मन ही मन, मैं तो अपने शिवू की शादी रिया से ही करूँगी, कल ही जाकर उससे मिलती हूँ, उसे ही मैं तो अपने घर की बहू बनाऊंगी। आलोक जी लेट जाते हैं, पास में शारदा जी भी आकर लेट जाती हैं। रात होने को आई थी, पर शिवांश अभी तक नहीं आया था। मुग्धा बाहर हाल में बैठे बैठे शिवांश के आने का इंतजार कर रही थी। तभी गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनकर मुग्धा मन में, अब आया है ये अकड़ू इंसान, कभी से इसका इंतजार कर रही थी। तभी वह देखती है कि सामने से दक्ष आ रहा था। शिवांश को सामने ना देखकर मुग्धा के मन में उदासी छा जाती है। दक्ष बिना कुछ बोले ही मुग्धा की बात समझ जाता है। वो मुग्धा के पास आकर
शिवांश एक ज़रूरी मीटिंग के लिए लंदन गया है, कुछ दिनों में आ जाएगा। तब तक आप आराम से रहिए, कुछ भी परेशानी हो तो आप मुझे बता सकती हैं। मुग्धा गुस्से से, हमें यहाँ ज़बरदस्ती रखकर वह खुद यहाँ से चले गए हैं, क्या आप बताने का कष्ट करेंगे कि हमें यहाँ क्यों रखा गया है? दक्ष बोला, देखिए बाहर आपके लिए खतरा है, कुछ लोग शिवांश से बदला लेने के लिए आपको टारगेट कर रहे हैं। हमने आपकी और आरुष की सेफ्टी के लिए आपको यहाँ पर रखा है। मुग्धा बोली, शिवांश से बदला लेने के लिए लोग हमें क्यों टारगेट कर रहे हैं, हमारा और उनका क्या रिश्ता है? दक्ष बोला, क्योंकि शिवांश आपसे, वह इतना ही बोलता है फिर चुप हो जाता है। देखिए मैं आपको कुछ नहीं समझा सकता, आप बाहर जाने की जिद ना करें, या आपके और आरुष के लिए, दोनों के लिए ही खतरनाक हो सकता है। आप प्लीज़ थोड़े दिन इंतज़ार कीजिए, एक बार शिवांश आ जाएगा फिर आप उससे बात कर लीजिएगा। तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बात मान लें। मुग्धा कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप वापस अपने रूम में चली जाती है। दक्ष वहीं खड़ा था, तभी नलिनी किचन में से आती हुई दिखाई देती है। दोनों के नज़र आपस में टकरा जाते हैं। नलिनी जाने लगती है तो दक्ष आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। नलिनी आंखों में सवाल लिए दक्ष को देखती है। दक्ष, उस दिन के लिए आई एम सॉरी, मैंने गुस्से में न जाने क्या कुछ कह दिया था। नलिनी बोली, यह तो आपके और आपके दोस्त दोनों की ही आदत है, बिना कुछ जाने कुछ भी बोल देते हैं। दक्ष बोला, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ। नलिनी थोड़ा मुस्कुराते हुए, ये तो अच्छा है, पहले किसी को जान से मार दो और फिर इसको सॉरी बोल दो ताकि वो जिंदा हो जाए, पर ऐसा होता नहीं है दक्ष सर, यह आपकी गलतफहमी है। इतना बोलकर नलिनी वहाँ से चली जाती है, पर उसकी आंखों की झिलमिलाहट दक्ष देख लेता है। दक्ष मन ही मन, 2 बार दिल दुख चुका है, फिर से अगर दुखेगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मन कहता है तुम उन सब से अलग हो, पर फिर भी न जाने क्यों मन में डर लगा रहता है। फिर भी अगर किस्मत में होगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। दक्ष एक नज़र बंद दरवाजे को देखता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। देखते ही देखते 8 दिन बीत जाते हैं। शिवांश अभी तक नहीं आया था। मुग्धा कई बार दक्ष से पूछ चुकी थी, पर वो एक ही जवाब देता था कि वो बाहर है, जल्दी आ जाएगा। मुग्धा शिवांश के घर पर थोड़ी कंफर्टेबल हो गई थी। नलिनी भी अपनी मस्ती में पूरे घर में घूमती। वो और आरुष दोनों बहुत मस्ती करते, पर जैसे ही दक्ष सामने आता है वो उससे मुंह फेर कर चली जाती है। मुग्धा भी यह चीज़ नोटिस करती है और नलिनी से पूछती भी है, पर वो उसे टाल देती है। नलिनी का रूखा व्यवहार दक्ष को बहुत खल रहा था। उसके दिल और दिमाग में भी अलग अलग जंग छिड़ी हुई थी। एक मन कहता कि वो नलिनी के पास जाए, वहीं अतीत की बातों को याद करके कदम अपने आप रुक जाते हैं। नलिनी खुद भी चुपके चुपके दक्ष को देखती है, पर सामने आने पर अनजान बन जाती है। दोनों के दिल में प्यार की चिंगारी थी, पर दोनों ही इस बात से अनजान थे। शिवांश के जाने के बाद शारदा जी आए दिन रिया से मिलती, कभी उसे घर भी बुला लेती। रिया भी एक अच्छी बहू बनने का नाटक बहुत अच्छे से निभा रही थी। अब आलोक जी भी रिया से घुलने मिलने लगे थे, पर अभी भी रिया उनको शिवांश के लिए सही नहीं लग रही थी। पर फिर भी शारदा जी के आगे उनकी नहीं चलती थी। शारदा जी अपनी ही मनमानी कर रही थी। रिया का भी अब पूरे ओबराय मेंशन में आना जाना लगा रहता था। वो भी पूरे घर पर हुक्म चलाती, जैसे सच में वहाँ की बहू हो। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। मुग्धा चुपचाप बाहर गार्डन में बैठी हुई थी और आसमान को देखे जा रही थी। उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था, ज़िंदगी किस मोड़ पर जा रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था। मन में एक अजीब सी उथल पुथल थी। वो यहाँ क्यों है, किसके लिए है, उसे समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसे अपने पास में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा तो शिवांश भी उसी की तरह आसमान को निहारे जा रहा था। शिवांश को अपने पास में देखकर एक पल को तो मुग्धा चौंक गई। क्या सच में शिवांश है या यह सिर्फ उसका वहम है? वह शिवांश को धीरे से छूती है। शिवांश मुस्कुरा देता है, सच में मैं ही हूँ। क्या हुआ, इतना मिस कर रही थी कि पहचान में नहीं आ रहा है कि सच है या सपना? मुग्धा के चेहरे के भाव एकदम बदल जाते हैं। मुग्धा गुस्से से उंगली दिखाते हुए, देखो तुम। शिवांश मुग्धा की उंगली पकड़ते हुए उसे वापस से चेयर पर बैठा देता है और आसमान को देखते हुए, तुम इन सब से थकती नहीं हो क्या? जब देखो तब गुस्सा, लड़ाई झगड़ा करना, बस यही अच्छा लगता है। कितना सुकून लग रहा था यहाँ बैठने में। मुग्धा बोली, जहाँ तुम हो वहाँ सुकून ऐसा हो ही नहीं सकता। शिवांश बोला, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, और सच बताऊँ तो जो मैंने तुम्हारे साथ में बदतमीजी की है, जो कुछ भी किया, उसके लिए माफ़ी बहुत छोटा शब्द है। मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि तुम्हारे सामने आऊँगा तब तुमसे क्या कहूँगा, पर लगता है तुम्हें कुछ बताना पड़ेगा, तब शायद तुम मुझे समझ पाओ। मुग्धा चुपचाप शिवांश को देख रही थी। शिवांश बोला, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, फिर तुम बताना कि इसमें कौन सही है और इस स्थिति में रहने वाला इंसान कैसा होगा।
एक 8 साल का बच्चा था जिसका एक भरा पूरा परिवार था। मॉम, डैड, दादू, दादी सब कुछ था उसके पास। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। वह सभी साथ में बहुत खुश रहते थे। वो घर नहीं एक स्वर्ग था। पर धीरे धीरे सब बदलने लगा। अचानक से मॉम डैड के झगड़े होने लगे। पहले उनके झगड़े सिर्फ उन दोनों के बीच में ही होते थे, फिर धीरे धीरे उनके झगड़े कमरे से बाहर आ गए। वह अब सबके बीच में भी झगड़ा करने लग गए। धीरे धीरे झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों अलग अलग रूम में सोते थे। मॉम हमेशा अकेले में घुट घुट कर रोती थी। वह बच्चा दूर से ही अपनी माँ को रोते हुए देखा करता था, पर हिम्मत नहीं जुटा पाता था आगे बढ़कर अपनी माँ से पूछ सके कि क्या हुआ है, वह क्यों रो रही हैं। क्योंकि जब भी सामने आता तो उसकी माँ उसके आंसू पोंछ कर मुस्कुरा कर उसके सामने आती थी, इसलिए वह भी कभी हिम्मत नहीं जुटा पाता था उनसे पूछने की। हाँ, डैड उसे बहुत प्यार करते थे, पर वह फिर अपने डैड से गुस्सा रहने लगा क्योंकि उसकी वजह से उसकी मॉम इतनी तकलीफ में थी। धीरे धीरे वह अपने डैड से दूर होता गया, पर उनकी कमी उसकी ज़िंदगी में बढ़ती गई। एक खुशहाल परिवार को अपनी आंखों के सामने बिखरते हुए देखना किसी बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती है, जो वह सह रहा था। उसके कोमल मन को बहुत ठेस पहुंच रही थी। उसका ज़्यादातर वक्त अपने दादा दादी के साथ ही बीत रहा था। फिर जब बात हद से बढ़ने लगी तो उसे हॉस्टल भेज दिया गया। इतने भरे पूरे परिवार में रहने के बाद जब अकेले रहने को मिला तो वो अंदर ही अंदर टूटने लगा, पर यह बात वह कभी किसी से कहता नहीं था। और धीरे धीरे उसने अपने दुख दर्द अपने सीने में ही दबाने की आदत डाल ली। जब जब वह घर आता तब तब उसे अपने मॉम डैड का झगड़ा ही देखने को मिलता। फिर जब वह 16 साल का हुआ तो अचानक एक दिन उसके पिता, उसके डैड, उसकी मॉम को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। पर अब वह इतना तो समझदार हो चुका था कि जान सके कि क्या हुआ है। तब उसे पता चला कि उसके डैड का किसी और औरत के साथ में अफेयर चल रहा है। किसी दूसरी औरत ने प्रॉपर्टी के लिए उसका खुशहाल घर तोड़ दिया और 16 साल के बच्चे के सामने जब उसका घर पूरी तरीके से टूटा तब उसकी माँ भी टूट चुकी थी। और यह सब उस औरत की वजह से हुआ था जिसने पैसों के लालच में एक बसा बसाया खुशहाल घर तोड़ दिया। अब तुम ही बताओ कि वह लड़का कैसे किसी लड़की पर या किसी औरत पर विश्वास करे, कैसे मान ले कि दुनिया में प्यार भी होता है, सच्चे रिश्ते भी होते हैं। मुग्धा आंखों में आंसू लिए चुपचाप शिवांश को सुन रही थी। फिर एक दिन उससे उसका सब कुछ छीन गया। वो काली रात आई जब उसकी मॉम उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। वो भी सिर्फ उसके डैड और उस औरत की वजह से। बोलते बोलते शिवांश का गला रूठ गया। मुग्धा ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। शिवांश की आंखें भी झिलमिला गई, पर वो रोया नहीं। उसने अपने आंसुओं को आंखों में ही समेट लिया। शिवांश ने मुग्धा के कंधे पर अपना सिर टिका दिया। एक पल को तो मुग्धा चौंक गई, पर उसे इस बात का एहसास था कि शिवांश को अभी किसी के साथ की बहुत ज़रूरत है, इसलिए उसने भी कुछ नहीं बोला। दोनों तरफ बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। दोनों के जीवन में कहीं ना कहीं एक खालीपन था जो एक दूसरे का साथ भर सकता था, पर जब भी वो पास आते हैं किस्मत उन्हें दूर कर देती है। पर एक दुनिया से बेखबर एक अलग ही दुनिया में खोए हुए थे। सिंघानिया ऑफिस। विक्रम जी अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। क्या खबर है? सामने से वो आदमी। सर, एक रिया नाम की लड़की उसके घर पर आती जाती रहती है और वो बुढ़िया सबको बताती है कि उसी से शिवांश की शादी होगी। पर विक्रम जी बोले, पर क्या? पर सर, उसके फार्म हाउस पर भी कड़ा पहरा है। अंदर की हवा तक का पता नहीं चल पा रहा है। मुझे शक है वहाँ कुछ ना कुछ तो होगा, वरना इतने समय से तो इतना पहरा नहीं था। विक्रम जी बोले, वो कहाँ है? सर, वो अभी ही आया है। विक्रम जी बोले, ठीक है, मैं बताता हूँ क्या करना है, तुम उस पर नज़र रखो। फ़ोन कट जाता है। विक्रम जी गुस्से से, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आज तेरे ही वजह से मेरे बेटे की ऐसी हालत हुई है, उसका बदला तो मैं तुझसे लेकर रहूँगा। शिवांश ओबराय। मुग्धा लेटे लेटे शिवांश के बारे में ही सोच रही थी। कितना कुछ बीता था शिवांश के बचपन में, जो शिवांश को इतनी कड़वी और बुरी यादें देकर गया था, जिसके साथ शिवांश आज भी जूझ रहा था। वह कुछ भी भूल नहीं पाया था। अब मुग्धा को एहसास हो रहा था कि आज तक जो कुछ भी शिवांश ने उसके साथ किया, यह सब उसके साथ बचपन में हुई घटनाओं का रिएक्शन था। बचपन से ही उसने जो दुख देखा और जिसकी वजह से देखा, उस वजह से आज वह हर औरत से नफरत करने लगा। पर मुग्धा यह भी जानती थी कि वो जो कर रहा है वह गलत है, पर शायद शिवांश को सही गलत के बारे में किसी ने समझाया ही नहीं, इसलिए उसे भी एहसास नहीं हुआ कि क्या सही है और क्या गलत है। अगले दिन सुबह मुग्धा शिवांश के उठने का इंतजार कर रही थी। शिवांश फ्रेश होकर नीचे आता है। मुग्धा वहीं सोफे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। शिवांश बोला, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ। बिना मुग्धा को देख ही बोलते हुए जाता है, क्योंकि उसने उतरते हुए मुग्धा को पहले ही देख लिया था। मुग्धा बोली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शिवांश बिना मुग्धा की तरफ देखे बोलो,
मुग्धा बोली, हम कब तक यहाँ पर रहेंगे? आपने हमें यहाँ पर क्यों रख रखा है? शिवांश बोला, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी है? मुग्धा बोली, नहीं कोई परेशानी नहीं है, पर फिर भी हम ऐसे यहाँ आपके घर पर। शिवांश बोला, देखो तुम्हें पहले ही समझा चुका हूँ कि बाहर तुम्हारी जान को खतरा है। मुग्धा बोली, पर वह कौन है जिससे हमारी जान को खतरा है, और क्यों है? वो जिन्होंने किडनैप किया, उनकी आपसे क्या दुश्मनी है? शिवांश बोला, इन सब चीज़ों से तुम दूर रहो, बस इतना जान लो कि बाहर तुम्हारे लिए खतरा है, इसलिए तुम बाहर नहीं जा सकती। मुग्धा बोली, तो क्या सारी जिंदगी आप हमें यहीं कैद करके रखेंगे? शिवांश बोला, नहीं मुझे थोड़ा समय दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। शिवांश वहाँ से चला जाता है। मुग्धा मन में, आखिर शिवांश और ऋषि की क्या दुश्मनी हो सकती है? ऋषि और शिवांश एक दूसरे को कैसे जानते हैं? क्या शिवांश को ऋषि और मेरे रिश्ते के बारे में भी पता है? नहीं 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 पता होगा, वरना वह मुझसे पूछता ज़रूर या कुछ तो रिएक्ट करता। पर जब उसे हम दोनों के रिश्तों के बारे में पता चलेगा तो फिर वह कैसे रिएक्ट करेगा? पर आज नहीं तो कल उसे सच तो पता चलेगा ही, तब क्या होगा? क्या मैं ऋषि से बात करके देखूं? शायद वहां से मुझे पता चले कि शिवांश और उसकी क्या दुश्मनी है, और वह दोनों क्यों एक दूसरे की जान के पीछे पड़े हुए हैं। और ऋषि ने मेरा क्यों किडनैप करवाया? उसे तो मुझसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं था, तो फिर क्या उसने शिवांश को चोट पहुंचाने के लिए मेरा किडनैप करवाया? पर शिवांश और हमारे बीच में तो ऐसा कुछ है नहीं, और वह तो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। फिर यह सब क्या चल रहा है, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मुग्धा अपना सर पकड़कर वहीं बैठ जाती है। उसके दिमाग में इतनी सारी उलझनें, इतने सारे सवाल थे जिसके जवाब उसे खुद ही ढूंढने थे। दूसरी तरफ रिया किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। क्या तुम सच कह रहे हो? सामने से वह आदमी, जी मैम, खबर पक्की है, शिवांश सर ने उन्हें वहाँ पर रख रखा है। रिया बोली, ठीक है। रिया फ़ोन रख देती है। रिया गुस्से में, यह तुमने ठीक नहीं किया शिवांश, तुम इस तरह से मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपने हाथ से निकलने नहीं दूंगी, और वो लड़की, उसे तो मैं बर्बाद करके छोड़ूंगी। किसे बर्बाद कर दोगी? पीछे से आवाज़ आती है। रिया सक पका जाती है। रिया पीछे मुड़ती है तो उसके सामने शारदा जी खड़ी थी। रिया बोली, वो मैं। फिर रिया झूठ मूठ रोने लगती है। देखिए ना दादी जी, शिवांश ने मेरे साथ क्या किया, उसने मुझे धोखा दिया। शारदा जी बोली, क्यों, क्या किया शिवांश ने? रिया रोते हुए, देखो ना दादी जी, उसने फार्म हाउस पर उस लड़की को रखा है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था और आप भी जानती थी। शारदा जी हैरानी से, क्या? रिया रोते हुए, हाँ दादी जी, मुझे अभी अभी पता चला है कि शिवांश के फार्म हाउस पर वह लड़की कई दिनों से रह रही है, और शिवांश भी वहीं रह रहा है। आपने तो मुझसे कहा था कि मैं इस घर की बहू बनूंगी, और वहाँ पर शिवांश। बोलते बोलते और जोर से वो रोने लगती है। रिया की बात सुनकर शारदा जी भी गुस्से से तिलमिला जाती हैं। शारदा जी बोली, नहीं शिवांश ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वह हमें बिना बताए किसी भी लड़की को ऐसे अपने साथ में नहीं रख सकता। तुम्हें ज़रूर गलत खबर मिली है। रिया रोते हुए, नहीं दादी जी, यह सही है, वह लड़की काफ़ी दिनों से शिवांश के साथ फार्म हाउस पर रह रही है। आप ही देखो ना, शिवांश इतने दिन से कहाँ घर आए हैं। शारदा जी बोली, पर वह तो किसी काम से बाहर गया है। रिया बोली, सब झूठ है दादी जी, वह उस लड़की के साथ वही फार्म हाउस पर है। फिर वह शिवांश और मुग्धा की फ़ोटो दिखाती है जो कल रात में खींची गई थी। शिवांश और मुग्धा साथ में बैठे हुए थे। फ़ोटो देखकर शारदा जी शॉक्ड हो जाती हैं। रिया रोते हुए, अब तो आपको मुझ पर विश्वास हुआ ना, उस लड़की ने शिवांश को अपने जाल में फंसा लिया है। शारदा जी गुस्से से, नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी, उसे तो मैं अपने शिवू की ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकूंगी। तू चिंता मत कर, चल मेरे साथ अभी। रिया बोली, पर हम कहाँ जाएंगे? शारदा जी बोली, उस लड़की को उसकी औकात दिखाने के लिए। रिया खुश हो जाती है। शारदा जी और रिया दोनों ही शिवांश के फार्म हाउस पर पहुंचती हैं। गार्ड रिया को तो नहीं जानते थे, पर शारदा जी को जानते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें गेट खोलकर अंदर जाने दिया। शारदा जी गुस्से से दंदनाते हुए अंदर जाती हैं और जोर जोर से चीखते हुए, कहाँ है तू? अभी के अभी बाहर निकल, कहाँ छुपी बैठी है? मैंने कहा बाहर आ। शोर सुनकर मुग्धा बाहर आती है, पर बाहर आने से पहले आरुष, जो कि अभी सो रहा था, उसके कान पर हेडफोन लगा देती है ताकि उसे आवाज़ न जाए। मुग्धा और नलिनी दोनों बाहर आते हैं। शारदा जी गुस्से से, तुम दोनों में से मुग्धा कौन है? मुग्धा सामने आकर, जी मैं। शारदा जी उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती हैं। शारदा जी की इस हरकत से मुग्धा हैरान रह जाती है, पर वह उन्हें पलटकर कोई जवाब नहीं देती है, सिर्फ अपने गाल पर हाथ रखकर सर झुकाए खड़ी थी। नलिनी उन्हें कुछ बोलने जाती है, पर मुग्धा उसका हाथ पकड़ लेती है और ना में सिर हिलाती है। शारदा जी गुस्से से, बच चलन, बच जा, तुझे मेरा ही घर मिला और मेरा ही बेटा मिला, तुझे तो शर्म आती नहीं। एक तो पता नहीं कहाँ कहाँ मुंह काला करके पता नहीं किसका खून लिए घूम रही है,
और अब जब संभल नहीं रहा है तो उसे हमारे मत्थे मर रही है। मुग्धा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर फिर भी वह शारदा जी को पलट कर जवाब नहीं देती है। शारदा जी उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए, निकल अभी के अभी, निकल मेरे घर से, और खबरदार जो मेरे पोते के आसपास भी दिखाई दिया तो। वो मुग्धा को गेट पर लाकर बाहर धकेल देती हैं, जिससे मुग्धा लड़खड़ा कर गिरने लगती है, पर तभी उसे एहसास होता है कि किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया है और वह ज़मीन से ऊपर झूल जाती है। और फिर वह उसी हाथ को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे वह उसके सीने से जा लगती है। आंखें खोलो, अब मैं आ गया हूँ ना, कुछ नहीं होगा। शिवांश की आवाज़ मुग्धा के कानों में टकराती है तो मुग्धा अपनी आंसुओं से भरी आंखें खोलकर शिवांश को देखती है। मुग्धा को इस तरह देखकर शिवांश का दिल तड़प उठता है। वह धीरे से उसके आंसुओं को पोंछता है, तब उसे मुग्धा के गाल पर थप्पड़ का निशान दिखता है। शिवांश बड़े ही प्यार से उसके गाल को सहलाता है। शारदा जी और रिया दोनों ही गुस्से से उन दोनों को घूर रही थी। शारदा जी जोर से चीखते हुए, यह सब क्या नाटक लगा रखा है तूने शिवांश? शिवांश मुग्धा को अपने पीछे कर अपने दोनों हाथ पैंट में डाले एकटक शारदा जी को देखता है। शारदा जी बोली, ऐसे क्या देख रहा है मुझे? मैं कुछ पूछ रही हूँ, जवाब देगा। ये लड़की यहाँ हमारे घर में क्या कर रही है? किस से पूछकर तूने इस लड़की को इस घर में आने दिया, वह भी किस हक से? शिवांश बिना कुछ कहे बस शारदा जी को ही देखे जा रहा था। रिया बोला, दादी आप शिवांश पर गुस्सा क्यों कर रही हो? शिवांश की कोई गलती नहीं है, सारी गलती इस लड़की की है। यही शिवांश को बहका रही है। इसमें शिवांश की क्या गलती है? जब कोई खुद आगे रहकर किसी आदमी को, अभी वह इतना ही बोली थी कि एक जोरदार आवाज़ गूंजती है, बस एक और शब्द भी तुम्हारे मुंह से निकला तो तुम्हारी जुबान यहाँ ज़मीन पर रेंगती दिखेगी। रिया जल्दी से अपने होठों को भींच लेती है, कहीं शिवांश सच में उसकी जुबान ना काट दे। शारदा जी गुस्से से, उसे क्या डरा रहा है? पहले तुम मुझसे बात कर, कौन है यह लड़की, क्यों है यहाँ, और किस हक से रह रही है यह हमारे घर में? शिवांश बोला, यह मुग्धा शिवांश ओबराय है, आपकी पोता बहू और मेरी पत्नी होने की हैसियत से यहाँ पर रह रही है। शारदा जी जोर से चीखते हुए, शिवांश यह तू क्या कह रहा है? यह लड़की हमारी बहू कभी नहीं हो सकती। मैं कभी इस लड़की को अपनी बहू नहीं मानूंगी। तेरी शादी इस लड़की के साथ मैं कभी नहीं कर सकती। शिवांश बोला, आई एम सॉरी दादी, मैं आपकी हर एक बात मान सकता हूँ, पर यह बात नहीं। मैं शादी सिर्फ और सिर्फ मुग्धा से ही करूँगा और किसी से नहीं। शारदा जी बोली, पर रिया से हमने वादा किया है कि हम उसकी शादी तेरे साथ करवाएंगे। शिवांश बोला, मैं उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ दादी, पर मैं रिया से शादी नहीं कर सकता। शारदा जी गुस्से से, तू मुझे मना कर रहा है? इस लड़की ने तुझे इतना बदल दिया कि तू अपनी दादी के खिलाफ जा रहा है, उस दादी के खिलाफ जिसने बचपन से तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तुझे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी, जिससे तुझे इतना प्यार किया, तू उसे मना कर रहा है, वो भी इस लड़की के लिए। शिवांश बोला, दादी आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, पर अपनी पत्नी उसे नहीं छोड़ सकता। शारदा जी बोली, आखिर इसने ऐसा क्या जादू कर दिया है तुझ पर कि तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? तू अपनी दादी के खिलाफ जा रहा है, उस दादी के खिलाफ जिसका कहा तू कभी नहीं टालता था। शिवांश बोला, मैं आज भी नहीं टालूंगा दादी, पर बस यह बात आपकी नहीं मान सकता। इधर आरुष की नींद खुल जाती है, वह मुग्धा को ढूंढते हुए बाहर आ जाता है। बाहर का शोर शराबा सुनकर वह मुग्धा के पास आता है तो मुग्धा सामने खड़े सर झुकाए रो रही थी। वह दौड़कर मुग्धा के पैरों में लिपट जाता है। आरुष को देखकर शारदा जी का खून खौल उठता है। शारदा जी गुस्से से, तू इस बदचलन बेगैरत लड़की के लिए मेरे खिलाफ जा रहा है, न जाने किसका पाप किस नाली का गंदा कीड़ा है। शिवांश जोर से चीखते हुए, बस दादी बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने, और आरुष के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं। और जिसे आप पाप और गंदा खून कह रही हैं ना, तो एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, ना यह पाप है ना गंदा खून है, यह ओबराय खानदान का खून है, यह आपका खून है, यह मेरा ये मेरा ही बेटा है। शिवांश की बात सुनकर वहाँ खड़ा हर एक व्यक्ति शॉक्ड हो जाता है, यहाँ तक कि मुग्धा भी, जबकि वह आरुष के बारे में सब कुछ बता चुकी है कि आरुष उसका बेटा नहीं है। फिर भी पता नहीं क्यों शिवांश बार बार उसे अपना ही खून का नाम दे रहा था। शारदा जी हंसते हुए, अच्छा तूने कह दिया और हमने मान लिया। मैं क्यों मानूं कि यह तेरा ही बेटा है, हमारा ही वंश का खून है। मैं सब जानती हूँ, यह सब इस लड़की ने ही कहा होगा और तू इसके बहकावे में आकर मुझसे झूठ बोल रहा है। शिवांश बोला, नहीं दादी मैं सच कह रहा हूँ, यह ओबराय खानदान का ही खून है। इसकी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो मेरी रगों में दौड़ रहा है। शारदा जी बोली, बस बहुत हुआ, बहुत झूठ बोल दिया, अब मैं एक और शब्द भी नहीं सुनूंगी। अभी के अभी इस लड़की को और इसके बच्चे को उठाकर बाहर फेंक दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिवांश बोला, दादी। शारदा जी मुग्धा का हाथ पकड़कर शिवांश से अलग करती हैं। शिवांश बोला, प्लीज़ दादी रुक जाइए, आप गलत कर रही हैं।
फिर भी शारदा जी एक नहीं सुनती हैं और उसे खींचते हुए मेन गेट की तरफ ले जाने लगती हैं। मुग्धा का एक हाथ शारदा जी ने पकड़ रखा था तो दूसरा हाथ आरुष ने, जो लगातार रोए जा रहा था और अपनी मीठी आवाज़ में बोले जा रहा था, छोड़ दो मेरी मम्मा को, प्लीज़ छोड़ दो। पर शारदा जी किसी की भी बात नहीं सुनती हैं। मिसेस शारदा ओबराय, वहीं रुक जाइए। शिवांश की जोरदार आवाज़ वहाँ गूंजती है। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ और ख़तरनाक थी कि एक पल को जैसे सब कुछ रुक गया। वो होता है ना, तेज़ तूफान के बाद एक खामोशी छा जाती है। शारदा जी के कदम वहीं ठिठक गए। वो मुड़कर शिवांश को देखती है जो उन्हें ही घूरते हुए देख रहा था। फिर वो उनकी तरफ बढ़ता है। शारदा जी ने कई बार शिवांश को गुस्सा करते देखा था, पर आज पहली बार ऐसा था कि वो उन्हीं पर गुस्सा था। शिवांश आगे बढ़कर मुग्धा का हाथ उनके हाथ से छुड़ाता है। फिर उन्हें देखकर, बर्दाश्त नहीं कोई मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करे। यह हक मैंने किसी को भी नहीं दिया, चाहे वो फिर मेरी दादी ही क्यों ना हो। शिवांश की बात सुनकर शारदा जी हैरान रह जाती हैं। रिया के भी तोते उड़ जाते हैं। जब शिवांश अपनी दादी को नहीं छोड़ रहा है तो उसे कैसे छोड़ेगा। शिवांश मुग्धा को अपने करीब करते हुए, ये मेरा परिवार है और इसे आपको अपनाना ही होगा, चाहे आपको मंजूर हो या ना हो। शारदा जी गुस्से से, शिवांश तू। शारदा जी अब बस। शिवांश के दादाजी आलोक जी भी वहां पहुंच जाते हैं। बहुत कर लिया आपने अपनी मनमानी, अब घर चलिए। शारदा जी बोली, आप भी मुझे ही बोल रहे हैं। इस लड़की के बहकावे में आकर मेरा अपना पोता मुझसे इस तरह से बात कर रहा है और आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं अपनी मनमानी कर रही हूँ। आलोक जी बोले, ना मैं कुछ समझाने के मूड में हूँ और ना आप अभी समझने के, इसलिए घर चलिए, इस बारे में बाद में बात करेंगे। शारदा जी बोली, पर आलोक जी हाथ दिखाकर उन्हें रोक देते हैं। शारदा जी गुस्से भरी एक नज़र मुग्धा पर डालकर वहाँ से चली जाती हैं। रिया भी उनके पीछे पीछे चल देती है। शिवांश बोला, देखिए ना दादू। आलोक जी बोले, तू चिंता मत कर, मैं उसे सब संभाल लूँगा, तू यहाँ का संभाल। फिर आलोक जी मुग्धा के सिर पर हाथ फेरते हैं। माफ़ करना बेटा, जो कुछ भी मेरी पत्नी ने कहा उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। वह अपने हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं। मुग्धा उनके हाथ पकड़ते हुए, नहीं सर, आप मुझसे बड़े हैं और बड़ों के हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए, ना कि माफ़ी मांगने के लिए। आलोक जी मुस्कुराते हुए, मुझे पहली नज़र में ही तू पसंद आ गई, पर तेरा शिवांश के साथ जो झगड़ा हुआ तो उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों एक होंगे। पर आज जब तुम दोनों को साथ देख रहा हूँ तो दिल को एक अलग ही खुशी मिल रही है। हमेशा खुश रहो और साथ साथ रहो। आलोक जी वहाँ से चले जाते हैं। शिवांश मुग्धा का हाथ पकड़कर वापस उसे अंदर ले जाने लगता है। मुग्धा बोली, अब तो आप मुझे जाने दीजिए। देखिए ना कितना तमाशा हुआ आज। आपकी दादी जी को मेरा यहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो क्यों उन्हें तकलीफ़ दे रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बाहर हमारी जान को खतरा है तो हम लोग यह शहर छोड़कर कहीं और चले जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आप भी आराम से रहिएगा। शिवांश बोला, बोल लिया, अब चलो। फिर वो मुग्धा को लेकर अंदर आ जाता है। हे बड्डी, थैंक यू मेरी मम्मा को सपोर्ट करने के लिए, मैं बहुत डर गया था। आरुष जो मुग्धा के पीछे खड़ा था अपना छोटा सा सर निकाल कर मासूमियत से बोलता है। शिवांश मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, पर फिर अचानक उसके चेहरे की मुस्कुराहट चली जाती है और वो अपना हाथ पीछे खींच लेता है। वहाँ से अपने रूम में चला जाता है। दादाजी के साथ दक्ष भी वहाँ पहुँच गया था, पर वो चुपचाप ही था, बीच में कुछ बोला नहीं। दक्ष बोला, आप उसे थोड़ा टाइम दीजिए। आज पहली बार उसने अपनी दादी से इस तरह बात की है, वरना आज तक उसने उनकी किसी बात को नकारा नहीं है। जितना दुख उन्हें हुआ होगा उतना ही वो भी दुखी होगा। आप लोग प्लीज़ अपने रूम में जाकर रेस्ट करिए। दक्ष भी अपने रूम में चला जाता है। मुग्धा चुपचाप वहीं खड़ी थी। नलिनी बोली, क्या सोच रही है। मुग्धा बोली, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आरुष बेटा रूम में जाओ, हम लोग आ रहे हैं। आरुष बोला, मम्मा अब तो आपको कोई यहाँ से नहीं निकालेगा ना। मुग्धा बोली, नहीं आप फिक्र मत करो, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी और जाऊँगी तो भी आपको साथ लेकर। अभी आप जाओ। आरुष चला जाता है। नलिनी बोली, बता क्या सोच रही है। मुग्धा बोली, शिवांश, मुझे यह आदमी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। जो कल तक मुझसे नफरत करता था, मेरे सामने आने से चिढ़ जाता था, मुझे एक गिरी हुई कैरेक्टरलेस लड़की बोलता था, वो आज अपने अपनों से लड़ रहा है मेरे लिए। क्यों, क्या ज़रूरत है इसकी। अगर उसकी वजह से हमारी जान को खतरा है और उसने हमें इसलिए यहाँ रखा है तो फिर यह सब बोलने का और करने का क्या मतलब है। तुम जिस लड़की से इतनी नफरत करते हो उसे अपनी पत्नी होने का दर्जा कैसे दे सकते हो। क्यों, आखिर क्यों। आपको इतनी सी चीज़ समझ में नहीं आती, यह सब कोई क्यों करता है। मुग्धा मुड़कर देखती है तो दक्ष खड़ा था।
कोई भी क्यों किसी के लिए ऐसा करेगा जिसे अपना भगवान मानता हो, उससे आपके लिए लड़ाई करेगा, दुनिया से आपकी हिफाजत करेगा। क्या आप नहीं जानती कि कोई ऐसा क्यों करेगा? इतनी भी आप भोली नहीं कि समझ न पाए, या जानबूझकर अनजान बने रहना चाहती हैं? मुग्धा बोली, वो? दक्ष बोला, जानता हूँ, वो बहुत बदतमीज़ है, बददिमाग भी है, गुस्सैल है। सच बताऊँ तो लड़कियों के मामले में बहुत ख़राब भी है। पर जब से दक्ष, एक ज़ोरदार आवाज़ गूंजती है। दक्ष मुड़ता है तो देखता है शिवांश ऊपर रेलिंग पकड़े हुए उसे ही गुस्से से देख रहा था। ऊपर आ अभी, इतना बोलकर वो वापस अपने रूम में चला जाता है। दक्ष चुपचाप ऊपर चला जाता है। दक्ष जैसे ही रूम में जाता है, एक जोरदार पंच उसके चेहरे पर पड़ता है। दक्ष गुस्से से, पागल है क्या, इतनी जोर से मार रहा है? पर वो रुकता नहीं, एक और पंच फिर से जड़ देता है। दक्ष बोला, अबे साले रुक ना। शिवांश फिर से मारने जाता है, पर इस बार दक्ष थोड़ा संभल जाता है और दोनों के बीच गुत्थम गुत्थी होती है। दोनों ही थक हार कर बिस्तर पर गिर पड़ते हैं, फिर एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। शिवांश बोला, साले प्यार मैं करता हूँ तो मैं ही बताऊंगा, तू कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाला, तू अपना देख। दक्ष बोला, तो साले बताना, कब बताएगा, और मैं क्या अपना देखूं? शिवांश बोला, नलिनी को कौन बताएगा कि तू उससे प्यार करता है? शिवांश की बात सुनकर दक्ष हैरानी से उसे देखता है। शिवांश बोला, क्या, ऐसे क्या देख रहा है, मैं सब अच्छे से जानता हूँ। दक्ष बैठते हुए मायूसी से, तू तो सब जानता है यार, डरता हूँ कहीं यह भी वैसी ना हो, नहीं हो पाएगा मुझसे। शिवांश बोला, तुझे लड़कियों को पहचानने की समझ ही नहीं है। जब उन बेवकूफ़ लड़कियों के पीछे भागता था तब समझता था कि वह सही नहीं है, तो भी उनके पीछे भागता था, और जब एक अच्छी लड़की मिली है तो उसे ऐसे ही जाने दे रहा है। दक्ष बोला, अच्छा मुझे समझ नहीं है। शिवांश हंसते हुए, नहीं, हम दोनों को ही समझ नहीं है। दक्ष बोला, तो फिर? शिवांश बोला, क्या फिर, मनाते हैं दोनों को? दक्ष बोला, वो नहीं मानेगी यार, मैंने उससे गुस्से में जाने क्या क्या कह दिया है। शिवांश बोला, जितना मैंने कहा है उतना तो नहीं कहा होगा ना, फिर भी देख मैं कोशिश कर रहा हूँ, तू भी कर। अपने प्यार को हाथ से जाने मत दे। इन दिनों जब मैं उससे दूर रहा तो मुझे उससे प्यार का एहसास हुआ, फिर जब दादी ने उसके साथ जो बर्ताव किया मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, खून खौल गया मेरा। न जाने कैसे उसने वो सब कुछ सहन किया होगा जो मैंने उसके साथ किया। उसे वो सब कुछ बोला था। दक्ष बोला, गलती की है तो उसे सुधारेंगे भी। शिवांश बोला, हाँ, बहुत मुश्किल से यह नए एहसास मिले हैं, इसे ऐसे तो नहीं जाने देंगे। दोनों ही दोस्त मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर चुपचाप खाना खा रहे थे, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। आरुष बारी बारी सबको देखता है, सभी नीचे मुंह किए हुए बैठे थे। आरुष बोला, आप लोगों को कोई पनिशमेंट मिली है क्या, सब इतने चुप क्यों हो? मुग्धा बोली, चुपचाप खाना खाओ, खाते टाइम बात नहीं करते। शिवांश उठकर जाने लगता है। बड्डी, आरुष शिवांश को आवाज़ देता है तो वहीं रुक जाता है। आरुष बोला, थैंक यू बड्डी, तुमने उन गंदी आंटी से मम्मा को बचाया, वो बहुत बुरी हैं, उन्होंने मम्मा को बहुत हर्ट किया है। आरुष, मुग्धा थोड़ा गुस्से से बोलती है, यह क्या बदतमीजी है, वो तुमसे कितनी बड़ी हैं, तुम उनके बारे में ऐसे बात करोगे, चलो सॉरी बोलो। आरुष बोला, पर मम्मा। मुग्धा बोली, मैंने कहा ना सॉरी बोलो। आरुष अपने कान पकड़ते हुए, सॉरी, पर फिर भी मम्मा को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू बोलते हुए शिवांश के पैरों में लिपट जाता है। शिवांश एकदम से हड़बड़ा जाता है और वो उसे दूर कर देता है। बस बस, कोई बात नहीं, तुम जाकर अपना खाना फिनिश करो। आरुष बोला, मेरा खाना हो गया, मुझे अब आपके साथ खेलना है। शिवांश बोला, नहीं, मतलब मुझे काम है, आप अपने रूम में जाकर खेलो। आरुष शिवांश को छोड़ता नहीं है, पर फिर भी शिवांश उसे जैसे तैसे छुड़ाकर ऊपर चढ़ जाता है। आरुष मायूसी से उसे जाते हुए देखता है। सभी को उसका बर्ताव थोड़ा अजीब लगता है। दक्ष बोला, आरुष इधर आओ। आरुष दक्ष के पास आता है। क्या मैं आपके साथ खेलूं? आरुष मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला देता है। दक्ष आरुष को लेकर खुद के रूम में चला जाता है। मुग्धा उठकर अपने रूम में चली जाती है। आरुष कहीं दक्ष को ज़्यादा परेशान न करे, इसलिए नलिनी भी दक्ष के रूम की तरफ बढ़ जाती है। अगले दिन हाल में शोरगुल हो रहा था, जिसे सुनकर सब बाहर आते हैं। घर के सर्वेंट कई सारा सामान के बॉक्स लिए खड़े थे। मुग्धा बोली, ये सब क्या है? उनमें से एक सर्वेंट, मैम यह सर ने मंगवाया है और कहा था कि आपके रूम के पास वाले रूम में रख दे। नलिनी मुग्धा से, क्या होगा इसमें? मुग्धा बोली, मुझे क्या पता, जाकर अपने शिवांश सर से पूछ। सर्वेंट सारा सामान रूम में शिफ्ट कर देते हैं। मुग्धा थोड़ी देर बाद देखती है तो हैरान रह जाती है। शिवांश ने आरुष के लिए कितने सारे खिलौने मंगवाए थे, पूरा रूम खिलौनों से भरा हुआ था। मुग्धा पूरे रूम को देख ही रही थी कि पीछे से आवाज़ आती है, कैसा है, कुछ कमी तो नहीं है ना?
मुग्धा मुड़कर देखती है तो शिवांश जेब में हाथ डाले खड़ा उसी को देख रहा था। मुग्धा बोली, इस सब की क्या ज़रूरत थी, आपने पहले ही। वाह, इतने सारे टॉयज। शिवांश कुछ बोले उससे पहले ही आरुष चहकते हुए बोलता है, क्या यह सब मेरे लिए है? आरुष शिवांश को देखकर बोलता है। शिवांश हाँ में सिर हिला देता है। आरुष फिर से शिवांश से लिपट जाता है। शिवांश उसे धीरे से खुद से दूर करता है। मुग्धा नोटिस कर रही थी कि आजकल आरुष को लेकर शिवांश का बिहेवियर कुछ बदला सा है। पहले दिन जब आरुष से मिला था तो कितने अच्छे से बात कर रहा था, एक अलग ही बॉन्डिंग नज़र आ रही थी दोनों के बीच। पर जब से वो लोग यहाँ आए हैं तब से शिवांश आरुष से दूर दूर रहता है। आरुष चहकते हुए अपने खिलौने देख रहा था। शिवांश वहाँ से चला जाता है। मुग्धा आरुष को देखकर खुश हो रही थी, पर फिर भी उसके दिमाग में आरुष और शिवांश को लेकर उलझनें चल रही थी। रह रह कर उसके दिमाग में शिवांश की बातें घूम रही थी। पहले आरुष को अपना बेटा बोलना और फिर अपनी दादी के सामने अपने खून की बात करना, जबकि वो उसे बता चुकी थी कि वो उसका बेटा नहीं है। वो आरुष के माँ और बाप दोनों को जानती है, पर फिर भी वो उसे अपना बेटा क्यों मान रहा था, क्यों बार बार वो अपना खून बोल रहा था। मुग्धा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किससे पूछे। वो शिवांश से पूछने का सोचती है, पर वो जानती थी शिवांश उसे इतनी आसानी से सब कुछ बताएगा नहीं। फिर वो किससे पूछे। मुग्धा को डॉक्टर का ख्याल आता है। वो डॉक्टर को कॉल करती है। मुग्धा बोली, हेलो डॉक्टर। डॉक्टर बोले, जी मुग्धा जी, आरुष कैसा है, कोई परेशानी तो नहीं? मुग्धा बोली, नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है, वो एकदम ठीक है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। डॉक्टर बोले, जी आप हॉस्पिटल आ जाइए। मुग्धा बोली, नहीं मैं हॉस्पिटल नहीं आ सकती, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, बस मुझे आप वो बता दीजिए। डॉक्टर बोले, जी बोलिए। मुग्धा बोली, आरुष का डोनर कौन था? मुग्धा की बात सुनकर डॉक्टर भी थोड़ा हैरान हो जाता है। आप क्यों जानना चाहती हैं? मुग्धा बोली, मुझे जानना है कौन है वो देवता इंसान जिसने मेरे बच्चे की जान बचाई है, मुझे उन्हें धन्यवाद देना है। डॉक्टर बोले, पर मैंने कहा था ना कि उन्हें पसंद नहीं है, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी राज रखने को बोला है। मुग्धा बोली, पर प्लीज़ डॉक्टर मुझे बता दीजिए, मेरा जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर बोले, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको नहीं बता सकता। मुग्धा बोली, मैं उनके पैसे भी लौटाना चाहती हूँ। पहले उन्होंने डोनर बनकर मुझ पर एहसान किया, फिर उन्होंने पैसे भी खुद ही दिए। प्लीज़ मुझे बता दीजिए ताकि मैं उनके पैसे तो लौटा सकूँ। डॉक्टर बोले, देखिए मुग्धा जी, मैं समझता हूँ आपके लिए वो भगवान बनकर ही आए हैं, पर मैं भी मजबूर हूँ, उन्हें यह सब पसंद नहीं है। और रही बात पैसों की, तो यह सब उनके हाथ के मैल के बराबर है। जब भी किसी को ज़रूरत होती है तो वो हमेशा मदद करते हैं। मेरे ही दिमाग में पहले नहीं आया कि मैं आपको उनसे मदद लेने के लिए बोलूं, वरना आपको इतनी परेशानी नहीं होती। मुग्धा बोली, पर वो अभी इतना बोलती ही है कि डॉक्टर के पास एक वार्ड बॉय आता है। सर, यह शिवांश सर की फाइल रेडी है। डॉक्टर बोले, इसे यहीं रख दो और तुम जाओ। शिवांश का नाम सुनकर मुग्धा थोड़ी चौंक जाती है। मुग्धा बोली, क्या आरुष का डोनर शिवांश ओबराय है? मुग्धा की बात सुनकर डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि मुग्धा को कैसे पता चला। मुग्धा बोली, हेलो डॉक्टर, क्या आप सुन रहे हैं? डॉक्टर बोले, जी जी, वो मैं, आप शिवांश सर को जानती हैं? मुग्धा बोली, मैंने पूछा आरुष का डोनर शिवांश ओबराय है? डॉक्टर बोले, नहीं, वो मतलब ऐसा। मुग्धा बोली, मतलब शिवांश ओबराय ही है। डॉक्टर बोले, प्लीज़ मुग्धा जी, शिवांश सर को मत बताना, वरना वो मुझ पर गुस्सा करेंगे, उन्होंने मना किया था आपको बताने से। डॉक्टर की बात सुनकर मुग्धा शॉक्ड हो जाती है। उसने तो बस ऐसे ही तुक्का लगाया था, पर यह सच निकला। शिवांश ही आरुष का डोनर है और पैसे भी शिवांश ने ही जमा करवाए। तो क्या शिवांश पहले से जानता था? और फिर भी, और क्या इसी वजह से शिवांश को ऐसा लगता है कि आरुष उसका बेटा है, उसका खून है? डॉक्टर बोले, मैम आप सुन रही हैं ना, प्लीज़ आप सर से इस बारे में बात मत करना। मुग्धा बोली, मुझे आपसे मिलना है अर्जेंट। डॉक्टर बोले, पर आपने तो कहा था कि आप नहीं आ सकती। मुग्धा बोली, नहीं, मिलकर ही बात करनी होगी, पर हॉस्पिटल में नहीं, कहीं और। डॉक्टर बोले, अगर शिवांश सर को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। मुग्धा बोली, आप उसकी चिंता मत कीजिए, यह सिर्फ आपके और मेरे बीच में ही रहेगा, मैं इसका पता शिवांश को कभी नहीं चलने दूंगी। बस मैं जब भी आपसे मिलने को कहूँ आप वहाँ तुरंत पहुँच जाना। डॉक्टर बोले, ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगा। मुझे कैसे भी करके शिवांश से छुपते हुए डॉक्टर से मिलना ही होगा, पर यहाँ इतने सारे गार्ड्स हैं, या मुझे बाहर जाने नहीं देंगे, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नलिनी बोली, क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही है? मुग्धा बोली, हाँ, वो मुझे बाहर जाना है, पर ये लोग जाने नहीं देंगे। नलिनी बोली, ऐसे कैसे, हम कोई कैदे थोड़े ना हैं जो ये लोग हमें कहीं बाहर नहीं जाने देंगे। तू चल मेरे साथ, मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है।
नलिनी उठते हुए बोलती है। मुग्धा उसका हाथ पकड़कर उसे वापस से बैठाते हुए, अरे मेरी राउडी रानी बैठ, तू भी जानती है वो शिवांश ओबराय है। अगर उसने सोच लिया है कि वो हमें अकेले नहीं जाने देना है तो कुछ भी कर लो, वो नहीं जाने देगा। और अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती की तो वो भी साथ में चलेगा। और मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती और ना ही उसे पते लगने देना चाहती हूँ कि मुझे कहीं जाना है, वरना वो मेरा पीछा ज़रूर करेगा। नलिनी बोली, तो फिर क्या करें? मुग्धा बोली, वही तो समझ नहीं आ रहा है, उस सातिर आदमी को चकमा कैसे दें। मुग्धा और नलिनी थोड़ा देर सोचती हैं, फिर मुग्धा को एक आइडिया आता है और वो नलिनी को बताती है। नलिनी बोली, ये काम करेगा? मुग्धा बोली, 100% बिल्कुल। मुग्धा और नलिनी दोनों बाहर गार्डन में आती हैं। गार्ड भी उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। शिवांश ने मुग्धा के लिए कुछ फीमेल गार्ड रख लिए थे जो हर पल मुग्धा भी अपनी नज़र बनाए हुए थे। नलिनी बोली, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, यहीं तो इस तरह से हमारे पीछे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम करो। गार्ड्स बेचारे चुपचाप चले जाती हैं। मुग्धा, वो तो अपना काम कर रही थी, तुझे उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। नलिनी बोली, अरे मैं उनसे ऐसे नहीं बोलती तो वो नहीं जाती। मुग्धा बोली, ऐसा नहीं है, कुछ काम प्यार से भी हो सकते हैं। नलिनी बोली, ओके ओके, आगे से ध्यान रखूंगी, अब चलें। मुग्धा और नलिनी गार्डन एरिया की वाल के पास घूम रही थी ताकि वो उस पर चढ़कर बाहर निकल जाएं, पर यह इतना भी आसान नहीं था। वाल ज़्यादा ऊंची तो नहीं थी पर इतनी भी नीची नहीं थी कि उस पर आसानी से ऐसे ही चढ़ा जाए। मुग्धा और नलिनी काफ़ी देर तक कोशिश करते हैं ताकि उन्हें कहीं से कोई आइडिया मिल जाए और वो वाल पर चढ़ जाएं, और आखिरकार उन्हें घर के पीछे वाली साइड से रास्ता मिल जाता है जिससे वह आसानी से वाल पर चढ़ जाएं। तो वहां रखे पत्थर को एक के ऊपर एक रखकर मुग्धा दीवार पर चढ़ जाती है। नलिनी भी उसके पीछे जाने लगती है। मुग्धा बोली, नहीं तू यहीं रुक, दोनों चलेंगे तो शक होगा और फिर आरुष भी अकेला रह जाएगा। नलिनी बोली, पर तू अकेले? मुग्धा बोली, मेरी चिंता मत कर, मैं जल्दी आ जाऊंगी। नलिनी बोली, ठीक है, आराम से जाना, ध्यान रखना। मुग्धा बोली, मैं मेरा ध्यान रख लूँगी, तू आरुष का ध्यान रखना। मुग्धा दीवार फाड़ कर निकल जाती है। नलिनी वापस घर में आती है तो एक गार्ड उसे मुग्धा के बारे में पूछती है। नलिनी बोली, वो थक गई थी इसलिए पहले ही रूम में चली गई, तुम्हारा ध्यान नहीं गया होगा। अब मैं भी थक गई हूँ, मुझे भी अपने रूम में जाना है। नलिनी जैसे तैसे गार्ड से पीछा छुड़ाकर अपने रूम में आ जाती है और गहरी सांस लेते हुए, यह शिवांश सर के गार्ड तो उनके जैसे ही है, हमेशा सिर पर चढ़े रहते हैं। भगवान करे मुग्धा जिस काम के लिए गई है वह काम हो जाए। इधर मुग्धा दीवार के दूसरी तरफ आकर ऑटो या टैक्सी के लिए इधर उधर देखती है, पर शिवांश का फार्म हाउस शहर से दूर था। दूर दूर तक कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुग्धा गुस्से से, क्या ज़रूरत थी ऐसे जंगल में घर बनाने की, अब दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, मैं कैसे यहाँ से जाऊँ? तभी उसके पीछे से, तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। मुग्धा कानों में आवाज़ टकराती है तो वो मुड़कर देखती है तो देखकर शॉक्ड रह जाती है। शिवांश मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। मुग्धा हैरानी से, तथा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिवांश गहरी सांस लेते हुए, अब जब तुम यहाँ हो तो मैं भी तो यहीं होगा ना, बताओ कहाँ जाना है, मैं लेकर चलता हूँ। मुग्धा को शिवांश पर बहुत गुस्सा आता है। इतनी मुश्किल से वह छुपते छुपाते घर से बाहर निकली थी पर उसका कोई मतलब नहीं निकला। शिवांश को फिर भी पता चल ही गया। मुग्धा गुस्से से, कहीं नहीं जाना मुझे, और तुम्हारे साथ में बिल्कुल भी नहीं। शिवांश बोला, तो ठीक है, चलो फिर घर चलते हैं। मुग्धा बोली, तुम समझते क्या हो अपने आप को, तुम कहोगे वैसा ही करूँगी, मैं कोई तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। मुझे यहाँ से जाना है तो बस जाना है, मुझे भी अभी जाना है। शिवांश बोला, तो ठीक है ना, चलो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मुझे बता दो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। मुग्धा चिढ़ते हुए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। शिवांश बोला, क्यों? मेरा मन नहीं है। शिवांश बोला, तो फिर ठीक है, तुम भी कहीं नहीं जा सकती। मुग्धा बोली, कोई ज़बरदस्ती है क्या? हाँ बिल्कुल है। मुग्धा चिढ़ते हुए, आखिर तुम चाहते क्या हो? शिवांश बोला, तुम्हारी सेफ्टी। मुग्धा गुस्से से, भाड़ में जाओ बोलकर गेट की तरफ बढ़ जाती है। मुग्धा को गेट की तरफ जाता देखकर शिवांश को हंसी आ जाती है। मुग्धा को बाहर देखकर गार्ड्स हैरान रह जाते हैं। मुग्धा गुस्से से, अब खड़े खड़े मुझे घूरते ही रहोगे या गेट भी खोलोगे? गार्ड बोला, यस मैम। वो फटाक से गेट खोल देता है। मुग्धा एक नज़र शिवांश को घूरती है और पैर पटकते हुए अंदर चली जाती है। नलिनी मुग्धा को देखकर हैरानी से, तू यहाँ क्या कर रही है, तू तो किसी काम से गई थी ना? मुग्धा गुस्से से, वह खड़ूस आदमी है ना, वह कहीं जाने दे तब ना, मैंने तुझे कहा था ना कि वह इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। पता नहीं कैसे उसे पता चल गया, और जैसे ही मैं दीवार की उस साइड गई और वह पीछे से अचानक से भूतों की तरह प्रकट हो गया। मुग्धा की बात सुनकर नलिनी को हंसी आ गई।
मुग्धा गुस्से से, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है और तुझे हंसी आ रही है। नलिनी बोली, मुझे हंसी यह देखकर आ रही है कि शेर को सवा शेर मिल गया। मुग्धा बोली, हाँ वेरी फनी, अब तू चुप हो जा और मुझे कुछ सोचने दे। नलिनी बोली, तू बता देना कि क्यों जा रही है और कहाँ। मुग्धा बोली, नहीं मैं अभी किसी को कुछ नहीं बता सकती, पहले मुझे खुद इस बारे में जानना होगा। नलिनी बोली, ठीक है, आज तो वो हम पर नज़र रखेंगे, हम कल फिर कोशिश करेंगे। मुग्धा बोली, हाँ तू सही कह रही है। मुग्धा को नींद नहीं आ रही थी। आज शिवांश शाम से घर नहीं आया था। पता नहीं क्यों मुग्धा को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तभी कार की आवाज़ आती है। मुग्धा बेसब्री से दरवाजे की तरफ बढ़ती है, पर अचानक शिवांश को देखकर उसके कदम थम जाते हैं। वो हैरानी से शिवांश की आंखों को देख रही थी, जो सुर्ख लाल होने के साथ साथ आंसुओं से भरी हुई थी। मुग्धा कुछ बोलने को होती है कि शिवांश उसे इग्नोर करके अपने रूम में चला जाता है। मुग्धा उसे जाते हुए देखती है। आज शिवांश के चेहरे पर वो चमक नहीं थी, उसकी चाल में वो रुआब नहीं था। शिवांश को इस तरह देखकर मुग्धा को बहुत अजीब लगता है। उसके मन में कई सवाल चलते हैं। वो एकटक ऊपर की ओर देखती है, फिर शिवांश के रूम की तरफ बढ़ जाती है। क्या मुग्धा डॉक्टर से मिलकर यह पता लगा पाएगी कि शिवांश और आरुष का रिश्ता क्या है? आज शिवांश की आंखों में आंसू के पीछे का क्या कारण है? क्या शिवांश मुग्धा को अपने दिल की फीलिंग बता पाएगा? क्या मुग्धा शिवांश और अपने रिश्ते को एक चांस देगी? ऋषि और मुग्धा का क्या रिश्ता है? जब उनके रिश्ते के बारे में शिवांश को पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा? ऐसे और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।